अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाजरीन, आज हम कराची में मौजूद हैं। जब थोड़ी सी बारिश हुई तो कराची शहर का हाल जो है वो देखने वाला हो गया। पूरा कराची शहर इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। कराची जो है वो कचरा कुंडियों और टैंकर माफिया का शहर बन के रह गया और इसे छठा आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया है। इस वक्त जबकि मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ, जिन्हें सेकंड बेस्ट मेयर कहा गया। आपने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनकी लोग आज तक तारीफ करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें टाइम दे रहे। आज जब हम इधर आ रहे थे तो आपके ऑफिस के बिल्कुल बाहर पानी खड़ा था। ये क्या वजह है? चिराग तले अंधेरा, वही ब्यूरोक्रेसी, वही अमला, सब कुछ मौजूद है। क्या देखते हैं आप कराची? चिराग मेरे पास तो नहीं है, तो चिराग तले अंधेरा हो नहीं सकता, इसलिए कि चिराग मेरे पास नहीं है। चिराग जिन लोगों के पास है उनके नीचे ये शहर है और वो वाकई अंधेरे में है। वजह आप पूछ रही हैं, वजह लैक ऑफ ओनरशिप, बददियानती, बेईमानी, अपनी पावर को एक जगह जमा करना, मुल्क का नहीं सोचना, लोगों का नहीं सोचना, सिस्टम को बिगाड़ देना सारा, नीचे इख्तियारात ना देना, पार्टनर्स इन क्राइम बन जाना। दो पार्टीज हुकूमत में रही हैं। सिंध की अगर आप बात कर रही हैं, दोनों बड़ी पार्टीज हुकूमत में रही हैं। पिछले अगर 8 सालों में देखें, 5 साल पिछली गवर्नमेंट के और 3 साल इस गवर्नमेंट में, तो 7 साल तो ये हुकूमत में रहे आपस में एक दूसरे के साथ। तो ये सब कुछ तबाही बर्बादी पिछले 8 सालों में ही हुई है सारी, जो आज हशर है शहर का। पहले तो ऐसा नहीं था हशर। नहीं मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्योंकि हमारा दिल बहुत दुखता है हम जब देखते हैं, तकलीफ होती है, और आपने यकीनन इस शहर के लिए काम किया, बड़ा दिल दुखता होगा। अगर देखें आप इस शहर को 1, 2, 3 स्टेप, क्या कहेंगे आप? क्या करना क्या चाहिए? चलिए, ये लोग तो जो कुछ करें, किस तरह से मामलात को लेकर आगे बढ़े कि ये कुछ मामलात बेहतर? सबसे पहले तो डिवॉल्व कर दें नीचे, जो है वो देखें। चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है कि वो अपने पास ये इख्तियार रखे कि नालों की सफाई के पैसे वो दे। चीफ मिनिस्टर का ये काम नहीं है कि पानी कैसे शहर को जाना है वो अपने पास इख्तियार रखे। चीफ मिनिस्टर का ये काम नहीं है कि कचरा उठाने के लिए वो अहकामात दे तो कचरा उठे। चीफ मिनिस्टर का ये काम नहीं है कि वो तमाम स्कूलों के ऊपर पैसे, फंड और सारे इख्तियार वो रखे, फिर इसी तरह से तमाम अस्पतालों की तमाम ट्रिकल डाउन। ये आपके दुनिया कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया जो आज हमसे 200 साल आगे, 2 सदियां आगे हैं, 3 सदियां आगे हैं हमसे। उन्होंने ये डेवोल्यूशन का निज़ाम 300 साल पहले, 200 साल पहले समझ लिया। जहां पर जाने के लिए हम वीज़ों के लिए लाइन लगाते हैं, आज हमसे वो आगे इसीलिए हैं कि वो हमसे अपने लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। नीचे का जो उनका निजाम है सारा, उसके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, सिस्टम को बेटर करते हैं, और वहां पर डेलीगेशन ऑफ पावर करते हैं, नहीं इख्तियारात और वसाइल नीचे देते हैं। कोई भी वज़ीर आला, मिनिस्टर, एमएनए, एमपीए जो है वो नालियों में अगर लग जाएगा, सड़कों में लग जाएगा, पानी के मसाइल में लग जाएगा। चलिए, यहाँ पे तो आप एमक्यूएम जो है एक पेज पे नजर आते हैं, वो भी यही कहते हैं ना, वो कहते हैं इनको फाल करे, अथॉरिटी जो है इनके हाथ में दे, जो लोगों के करीब तरीन लोग हैं, जो उनके मसाइल को समझते हैं। देखिए, मैं तो यहाँ पर दुनिया का कोई भी बुरे से बुरा आदमी भी अगर जो वो ठीक बात कर रहा होगा तो उस बात के करने में मैं तो ये थोड़ी कि जो अगर कोई बात कर रहा है ठीक तो मैं उससे जो अलग कर लूंगा। मेरा फिर अगला सवाल ये आया था, फिर एमक्यूएम ने उसके लिए किया क्या अब तक? उसके पास तो मैंडेट है। मेरे पास ना एमक्यूएम में, जब एमक्यूएम ने किया था, उसके बाद की बात कर रहा हूँ ना। जब तक जो शहर, जब जिन तारीफों की आप बात कर रही हैं, जब सेकंड बेस्ट मेयर का अवार्ड मिला था तो वो मैं ही था ना यहाँ। एमक्यूएम तो कहती ना हम तो कई मुस्तफा कमाल बना सकते हैं। तो बनाए तो किसने रोका है? मैं कब उनको मैं तो एमक्यूएम की बातों का जवाब देने के लिए यहाँ पर नहीं। पाक से जमीन पार्टी मुस्तफा कमाल एमक्यूएम पे ज्यादा तनकीद करते हैं। बाकी पार्टीज भी तो मौजूद है ना, करप्शन वहाँ भी है, खराबियां वहाँ भी है, निजाम को दुरुस्त करना है तो हर एक चीज मैं आप ही के सवाल में आपका जवाब देता हूँ। अगर आप मुझसे कराची में, आपने इंट्रो क्या दिया कि कराची में तबाही बर्बादी हो गई है, आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो वो शहर जो है वो कचरा कुंडी बन गया, आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो शहर में जगह जगह पानी खड़ा है, तो इस शहर में मैंडेट किसके पास है? इस वक्त पीपल्स पार्टी है। नहीं, शहर के मैंडेट 85% मैंडेट जो है वो एमक्यूएम के पास है। एमक्यूएम के पास है। कराची की बात कर रहे हैं। जी, कराची। आपने इससे पहले कहाँ की बात करी थी? कराची की बात करी थी। कराची की बात कर रहे हैं हम, पे पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं। नहीं, आपने तो कहा ना चिराग तले अंधेरा, तो कराची में है ना सारा, जो आपने जो सारी, तो उसके ऊपर मैंने जब जवाब देना है तो किसका जिक्र करूंगा? एमक्यूएम का जिक्र करेंगे। वो कहते हैं हमारे पास भी पार नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम इसमें बहस को, लोग जिनको मैं समझाता हूँ बहुत अच्छी तरह से मेरी बात को जानते हैं। उसमें मैंने ये वाली बात कही कि पावर्स नहीं, 8 सालों से वो 8, आपको मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैं तो कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। बिल्कुल सही, ठीक है। 2005 से लेकर 2013 तक एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा रही है। 2013 से 2015 तक एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा रही। अभी तो 1 साल पहले तो लात पड़ी हमको। उनके पास इस सूबे में 13 सालों से गवर्नर है। 1 साल पहले उन्होंने गवर्नर को हटाया, अपने पास से हटाया, आज भी गवर्नर, लेकिन 12 सालों से एमक्यूएम का गवर्नर था वो। ठीक है, सही है। तो एमक्यूएम किसी को कह नहीं सकती कि उसके ये जो कुछ तबाही बर्बादी है उसमें एमक्यूएम जो है वो बराबर की, अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो शरीक हैं इसके अंदर, पार्टनर्स इन क्राइम्स हैं। ठीक है,
ये मेरा चलिए ठीक। अच्छा चलिए कराची की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, फिर हम बाकी मौज़ूआत की तरफ आएंगे। कराची शहर को बेहतर करने के लिए कुछ ऐसा बताइए जो इस वक्त किया जा सकता है, क्योंकि एमक्यूएम की बात करते हैं तो उस वक्त उनके पास भी उस तरह से पावर नहीं है। चलो जो हो गया वो हो गया, अब क्या हो सकता है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एमक्यूएम कराची तो तबाही के दहाने पे खड़ा है ना। एमक्यूएम इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने आपको अपने जवाब में पहले भी ये वाली बात कही कि देखिए चीफ मिनिस्टर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम है पावर्स को नीचे डिवॉल्व करना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जिस तरह से आप नेशनल फाइनेंस कमीशन एनएफसी की डिमांड करते हैं, सूबे बैठकर जो है वो आवाज लगा रहे होते हैं कि जो है वफाक हमें पैसे दे पैसे दे पैसे दे, एनएफसी अवार्ड मिलता है। इसी तरह से पीएफसी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सूबों को बनाना चाहिए ताकि वो अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सूबे के, उस डिस्ट्रिक्ट्स में उसी तरह से वो तमाम फाइनेंस जो उसके पास वफाक से सूबों में आ रहा है वो उसी फॉर्मूले के तहत वो नीचे डिवॉल्व करे। ये तमाम चीजें पानी, सेवरेज, हेल्थ, एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लोकल सिक्योरिटी, ये तमाम चीजें यूनियन काउंसिल्स पे नीचे जानी चाहिए। इसके अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है और कोई हल नहीं, तो ये करे, ये हुकूमत करे। सही है। चलिए जरा दीगर मौज़ूआत की जानिब भी आ जाते हैं, कराची से निकल के बाहर आते हैं, पूरे मुल्क की जानिब आते हैं। एक सवाल जो मैंने आपसे पहले किया, व्हाई ओनली एमक्यूएम? बिकॉज एमक्यूएम इज, अगर आप कराची पाकिस्तान जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से तबाही बर्बादी सारी हुई है, तो वहाँ पर शुरुआत तो एमक्यूएम से जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है, जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। और जो रॉ के नोन प्रूवन एजेंट हैं, जिन्होंने कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स जमा कराई हुई हैं, नवाज शरीफ साहब ने कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स, इमरान खान साहब ने या आसिफ अली जरदारी साहब ने कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स नहीं जमा कराई हुई। और जो झूठ बोल रहे हैं मुसलसल लोगों को, कोई और लीडर तकरीर करता है कि आपने तकरीर सुनी है कि जो है वो आपने तकरीर सुनी कि भेजा इंसान का भेजा कैसे निकाला जाता है, कील कैसे ठोकी जाती है, और जो आपने तकरीर, नो डाउट ना उन पे तो पाबंदी लग गई टीवी पे आने पे, क्या वो उनकी तकरीर माइनस अल्ताफ एमक्यूएम कबूल है? नहीं समझ रहे आप मेरी बात। कम आप अगर सवाल का जवाब अगर पूरा अगर आप नहीं लेंगे तो फिर अगले जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपसे जो है वो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि वाई एमक्यूएम आपने पूछा था ना, वाई ओनली एमक्यूएम, तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि कोई और लीडर ये तकरीर नहीं कर रहा कि मैं अगर कारकुन होता, कारकुनों को कह रहा है कि मैं अगर कारकुन होता तो मैं 100 कारकुन मारता, मैं 100 बंदे मारता। ठीक है, वो तकरीर कर रहे हैं, वीडियो ऑडियोज है उसकी, इंसान का भेजा कैसे निकाला जाता है, कील कैसे ठोकी जाती है। वो कह रहे हैं कि अगर मेरा टाइम आएगा, अभी 2 हफ्ते पहले, कि अगर मेरा टाइम आएगा तो मैं यहाँ से बिजनेस कम्युनिटी जिन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, फंड नहीं दिए, हम उनकी कॉफिन भर के जो है उसको यहाँ से बाहर भेजेंगे। इसलिए एमक्यूएम, आपने पूछा ना व्हाई एमक्यूएम, नोबडी एल्स इज मेकिंग दिस सॉर्ट ऑफ स्पीचेस, दैट्स व्हाई एमक्यूएम। ठीक है, वो तो अल्ताफ साहब हो गए। मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर एमक्यूएम माइनस अल्ताफ हम बात करते हैं, कबूल है मुझे? नहीं, हम एमक्यूएम के लिए आए नहीं, हम तो अपनी पार्टी बनाई हमने। एमक्यूएम के कारकुनान आपको ज्वाइन करते रहे ना, आप देख रहे, हम पीछे देख रहे थे, आए रोज शमूलियत हो रही थी, लोग आ रहे थे, वो सिलसिला भी रुक गया। वो क्यों किसने कहा रुक गया? बहुत एक हाइप बनी हुई थी, हर रोज एक बड़ा नाम सामने आ रहा था, अब उस तरह से नहीं आ रहा। कितने बड़े नाम है, कितने नाम हो जाएंगे? क्या 360 बड़े नाम होंगे वहां पे? क्या जो है वो 700 बड़े नाम होंगे? नहीं, 2, 4, 10, 12, 20, 50 लोग ही होंगे ना। मैंने 2, 4, 20, 50 लोगों के लिए तो पार्टी बनाई नहीं है। मेरे पास रोजाना तमाम पार्टी से और न्यूट्रल लोग, देखिए हम तो जा रहे हैं मैसेज के ऊपर, हम कुछ सारे, हमने को इलेक्टेबल्स के ऊपर तो अपनी सियासत करनी नहीं है, हम तो आम कारकुनों के ऊपर जा रहे हैं, मैसेज के ऊपर जा रहे हैं, न्यूट्रल लोगों के ऊपर जा रहे हैं, नौजवानों के ऊपर जा रहे हैं। हमारे पास अल्लाह का शुक्र रोजाना हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग पूरे पाकिस्तान भर से। कराची में सैकड़ों लोग, हमें रोजाना नए लोग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मीडिया उन फेसेस को नहीं जानता, वो डेफिनेटली आम लोग हैं, तो आपको उसकी हाइप बनी हुई नजर नहीं आती। और हमने किसी के ऊपर काम नहीं किया, जो लोग आ गए उनके ऊपर भी काम नहीं किया था हमने, और जो लोग नहीं आए, जिनको आप नोटेबल्स कहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता, मैं लूँ, अगर आएगा तो मैं किसको लूंगा? मैं तो बहुत सारे लोगों को चाहता हूँ कि ना आए। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, किस वक्त आप प्रॉपर शो ऑफ पावर करेंगे जिस तरह के लोगों को नजर आए और मुतहर्रिक नजर आए, और सिर्फ कराची तक नहीं पूरे पाकिस्तान तक काम करती पाक से जमीन पार्टी नजर आए? आपको दिखता है कि नियर फ्यूचर में 2018 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं हम? कर रहे हैं आप? ज़िमनी इंतखाब में अलबत्ता कोई कारकुन नहीं खड़ा करेंगे आप? ज़िमनी इंतखाबात हमारा टारगेट नहीं है, ठीक है, इसलिए कि जो वो 1 आध 2 सीटों पे हम पार्टिसिपेट करके हम अपनी तवज्जो डाइवर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी हम बहुत तेज़ी से ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। हमारा ये मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शंस में, रैलीज़ में और जलसों में, जुलूसों में ये ऑर्गेनाइजेशन लेकर जाती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होगी तो वो इन तमाम मराहिल को पूरा करेगी। तो 2018, क्योंकि जो जिस तरह अगर हुए 2018 में इलेक्शंस,
तो हमारा टारगेट, चूंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, बहुत तेजी से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करें पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त हमारे पास 22 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे ऑफिस काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑफिस काम कर रहे हैं। पंजाब में, बलूचिस्तान में इस वक्त हमारे पास 8 ऑफिस काम कर रहे हैं, हैदराबाद में 30 ऑफिस काम कर रहे हैं। इंटीरियर सिंध के तमाम 23 के 23 डिस्ट्रिक्ट में हमारे जोन्स ऑपरेशनल हैं। आपको लग रहा है इतने मुनज़्ज़म है 2018 के इलेक्शंस के लिए? आप अपने आप को देखते हैं इस वक्त आपकी स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग फुटिंग है? अल्हम्दुलिल्लाह, फ्यूचर अच्छा दिखाई देता है। जो एक घंटा गुजर रहा है, उस एक घंटे में हमारा साइज जो अल्लाह का शुक्र है बढ़ रहा है। हम 2 लोगों की पार्टी थे जब हम दो अफराद आए थे। आज 4-4.5 महीने हमें हुए हैं, 4.5 महीने, पौने 5 महीने हुए तकरीबन। अभी 5 महीने भी पूरे नहीं हुए। हम पाकिस्तान में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि 4-4.5 महीने की पार्टी का इतना बड़ा साइज हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और जो लोग तनकीद करते हैं उनका ये कहना है कि पाक से ज़मीन पार्टी के पास अभी इतना वक्त नहीं है, शो ऑफ पावर उस तरह नहीं किया गया, अभी तक आप लोग इस तरह से सामने अवाम के उस तरह भरपूर तरीके से नहीं आए जैसे बाकी पार्टीज जो मौजूद है। 31 दिनों के बाद हमने पहला जलसा किया था, 31 दिनों के बाद कराची के सबसे बड़े ग्राउंड में, कराची के सबसे बड़े ग्राउंड। उससे एक दिन पहले हमने, इसके बाद तसलसल नहीं आया। वो तो अब ये मैं लोगों की ख्वाहिशात पे तो पार्टी चलाऊंगा नहीं, लेकिन एक तरीकाकार होता है ना, एक तरीका वारदात होता है। तरीकेकार मैं बता रहा हूँ। हमारा तरीकेकार ये है कि हमने अपनी प्रेजेंस बता दी। हम पूरी फोर्स के साथ सुबह दोपहर शाम जो है वो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हैं। और शो ऑफ पावर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ही कराएगी जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैंने लोगों की खुशी के लिए ये लोगों की स्ट्रेटजी को, अपना ख्वाहिशात को अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं बनाना। चलिए मुस्तफा कमाल साहब, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपने जिस तंजीम साजी की तरह आपने कराची को देखा था, इसको बढ़ाया था, बेहतरी लाई थी, तो शायद इसी तरह की कोई बेहतरी आप अपनी पार्टी के थ्रू पूरे पाकिस्तान के लिए एक होप रखते हैं। चलिए हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ तल्ख और कुछ अच्छे सवालात आपसे मजीद करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जहां हम शहर कराची की बात कर रहे हैं, वहां हम पाक से ज़मीन पार्टी और इसके हवाले से इसका फ्यूचर किस तरह से देखते हैं मुस्तफा कमाल साहब, और कुछ ऐसी बातें जो की जाती है, जो तनकीद की जाती है, उस बारे में भी हम उनसे सवालात करें। मुस्तफा कमाल साहब, कुछ उन बातों की जानिब आ जाते हैं जो तनकीद करने वाले करते हैं, जो नाकिदीन करते हैं। जिक्र करते हैं अनीस कायम खानी साहब का। अनीस कायम खानी साहब के हवाले से एक तो पहले आपसे पूछेंगे कि इस वक्त कैसे हैं वो, और किस तरह से आप देखते हैं कि जो इस वक्त वो जिस सिचुएशन में है, कोई नाराज़गी आपकी इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट से कुछ कहा जाता है? नहीं वो अनीस कायम खानी बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे हैं, हाई एस्पेक्ट्स हैं उनके। और इंशाल्लाह ताला हम ये सब चीज़ें जो है सोच समझ कर आए थे कि पाकिस्तान में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या है। हमें पता है कि हम जो काम करने निकले उसमें वो फूलों की सेज नहीं है, उसमें कांटे आएंगे, मुश्किलात आएंगी। तो हम वी आर ऑल प्रिपेयर्ड एंड रेडी to face it and we are facing it. Inshallah there won't be any problem. अच्छा, एमक्यू ने एक एतराज़ भी किया था क्योंकि वसीम अख्तर साहब भी थे वहाँ पे, लेकिन जिस तरह से आपकी गालबन उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने ये क्लेम किया कि जिस तरह आप बड़े आराम से उनको मिलकर आ गए, लेकिन वो जो है वो उन तक को अप्रोच ना कर पाए। कुछ आसानियाँ जो आपको दी जाती है वो उनको नहीं दी जाती कि वो वसीम अख्तर साहब से उसी तरह से जाके मिले। कुछ ऐसा भी है, हकीकत है इसमें? अपने अमालों का आई डोंट नो, बट अपने अमालों का नतीजा है। मैं रॉ का एजेंट नहीं हूँ और मैं उस आदमी का मानने वाला नहीं हूँ डेफिनेटली जो भेजे निकालने की और कील ठोकने की बात करता है इंसानों को। तो फर्क तो मेरा ख्याल है अगर नहीं भी तो होना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो अनीस कायम खानी साहब पे इल्जामात हैं, आप समझते हैं कि वो दुरुस्त है? कितने हद तक दुरुस्त है? नहीं, डेफिनेटली जो ये जो केस, जिस केस में अनीस भाई को उन्होंने उनकी बेल सस्पेंड की है, केस तो अभी चल रहा है। खैर ये केस हमारी गैर मौजूदगी में जब हम दुबई में थे तो उस वक्त बना 2015 में, अक्टूबर 2015 में। और इल्ज़ाम ये है कि अनीस कायम खानी साहब ने डॉक्टर आसिम से फ़ोन करके लोगों का इलाज करवाया है। और मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से अनीस कायम खानी को और साहब को और उनके तमाम चीज़ों को कि उन्होंने कभी आज तक डॉक्टर आसिम से कभी फ़ोन पे बात भी नहीं की है। अच्छा। और 3-4 दफ़ा उनकी मुलाकात हुई होगी। तो बट पाकिस्तान है, ये सब चीज़ें होती हैं और इंशाअल्लाह ताला अदालतों पे हमें पूरा भरोसा है, एतबार है और चीज़ें साबित हो जाएंगी कि जो है वो सब चीज़ें झूठी थी।
अच्छा चलिए ठीक है, ये तो अनीस कायम खानी साहब के हवाले से आप कहते हैं कि चले इल्जाम तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं आपने कई बार कहा कि कोई माँ के पेट से तो मुजरिम नहीं पैदा होता, ठीक है, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ कि जो बंदा जो है वो आ जाएगा इधर, और आपके हवाले से ये भी कहा जाता रहा कि पाक ज़मीन पार्टी जो है वो ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री है, जो इधर आ जाएगा वो साफ हो जाएगा, पाक हो जाएगा, जो उधर रह जाएगा वो पाक साफ नहीं होगा। तो फिर क्या पाकिस्तान की सारी जेलों में जो मौजूद लोग हैं वो भी क्या इसी तरह से पाक साफ है, उनको भी छोड़ दिया जाना चाहिए? इतना सिंपल नहीं है ये। एक तो ड्राई क्लीनिंग मशीन अगर कोई कहता है मेरे पास है तो बिल्कुल है, तो लोगों को धोना साफ करना तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को इतना गंदा रहने का शौक ही क्यों है कि वो गंदे ही क्यों रहना चाहते हैं? आ जाए मेरे पास, धुल जाएं, साफ हो जाएं, इतनी गंदगी इतनी पसंद क्यों है? नहीं, मैं जो बात करता हूँ वो डिफरेंट बात करता हूँ। मैं ये बात करता हूँ कि लोगों को जिस तरह आप बलूचिस्तान में एक मौका दे रहे हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा में फाटा वज़ीरिस्तान में जो वो सुसाइड बॉम्बर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आप उनको जो माशरे का ठीक ठाक शहरी बना रहे हैं। आपने बलूचिस्तान से पहाड़ों से लोगों को उतार कर, जो बाकायदा पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ जंग कर रहे थे, उनको उतार कर आपने एक सेंस प्रिवेल करवाया है, और अच्छा काम किया आपने। आप उनको उतार कर बाकायदा उनसे हथियार लेकर उनको 5 लाख 10 लाख और 15 लाख रुपए के पैकेजेस दे रहे हैं बाकायदा, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि हमारा कहना यह है कि ये तमाम लोग अपनी माँ के पेट से मुजरिम बनकर या जुर्म करने वाले बनकर नहीं आए थे, और आप चलाएं, मतलब मैं कहता हूँ कैटेगरी आपने बना ली, चलाएं। लेकिन वो बहुत सारे लोग जो एमक्यूएम में हैं और जो सारे लोग ये काम नहीं करते और वो ये काम नहीं करना चाहते, बुरे काम नहीं भी करना चाहते, और जिन लोगों की केसेस की कैटेगरीज भी हैं उनको भी आप फिर इसी तरीके से आपको कोई ना कोई पैकेज देकर माशरे का सही शहरी बनाने की जरूरत पड़ेगी। और चाहे उन्होंने जो मर्जी क्राइम किया हो, बलूचिस्तान कीले ठोकी हो, बंदे मारे हो। नहीं, बलूचिस्तान वालों ने नहीं मारे बंदे। देखिए उन्होंने बंदे मारे, लेकिन वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। कैसा डिफरेंट सिनेरियो? वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, उसमें आप एक बड़े स्केल के ऊपर आप एक इस्लाह लाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे इंडिविजुअल जो है, जो बंदा उठ के निकल आए बाहर और जो बंदा इस काम के अंदर पड़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं। अमजद साबरी को जिसने मारा उसको चौक पे लटकाना चाहिए, इंडिविजुअल्स को जिसने मारा उसको चौक पे लटकाना चाहिए, ठीक है, फांसी दें, ठीक है, चौराहों पे फांसी दें, ठीक है, पकड़ें, जायज़, किसी ऊपर इल्ज़ाम लगा के नहीं, जायज़। यहाँ बहुत आसान है, मैं बोर्ड लिखकर लगा लूँ कि जी कोई क्रिमिनल जो है वो या कोई गलत आदमी जिसके ऊपर जिसका परसेप्शन है वो अलाउड नहीं हो, मैं तो दुनिया से वाह वाह करवा लूँगा। लेकिन क्या मैं यहाँ पर फरिश्तों के ऊपर तबलीग करने के लाया हूँ? नहीं, मैं माशरे के भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाने आया हूँ। मेरी इस बात की गारंटी है कि मेरे पास आने के बाद, हाँ, आप उनके ऊपर केसेस भी चलाइए, उनको देखिए, उनको इंटरोगेट भी करें। मेरी ये गारंटी है कि मेरे पास पाक सरजमीन पार्टी में आने के बाद कोई एक आदमी भी मुजरिमाना कार्रवाई में नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं उसको ये तबलीग नहीं कर रहा। मैं इस चीज़ की, मैं अगर कोई गलत रास्ते, मैं भी तो गलत रास्ते पे था 30 सालों तक। मैं भी तो एक आदमी को देखी जाकर गलत आदमी की प्रचार कर रहा था जब तक मुझे नहीं पता था। मैं भी तो गुनाहगार हूँ। तो हर चीज़ एक कन्विक्शन है लोगों के अंदर, एक लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, लोग चेंज हो रहे हैं, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। अगेन ये सारी बातें जो है वो ना मानी जाए, चलाएं बिजनेस एज यूजुअल, लड़ें बकौल आपके। अगर ऐसा करना तो उनको और बड़ा मुजरिम बनाते हैं पहले उस लेवल के जहां पर बलूचिस्तान, फिर आप उनको पैकेज दीजिएगा, ये कर लेते हैं। चलिए ठीक, लेकिन क्या वजह है कि एमक्यूएम पे इतने संगीन इल्जाम आते हैं, आप भी कहते हैं, मीडिया के ऊपर आती हैं सारी बातें, लोग के सामने आई हैं, तो उसके बावजूद ये पार्टी जो है ये मुकम्मल तौर पे इसको खत्म नहीं किया गया? क्या वजह है? क्या एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ उनको कोई टफ टाइम देना चाहती है, सिर्फ उनको कुछ बताना चाहती है? खत्म क्यों नहीं किया जाता अगर तो समझते हैं कि वो इस कदर गलत है? देखिए, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था पहले तो, नंबर 1। लोगों को के पास कोई भी आकर जो है वो यहाँ के लोगों की बात नहीं करता था, और लोगों ने अब बात सुनना शुरू कर दी है। लोग अब इनको वोट नहीं डाल रहे। हमारे आने के बाद वोटिंग टर्नआउट जो 6% और 9% पे आ गए। हमारे आने से पहले एक ही NA-246 में तीन हमारे आने से 3 महीने पहले आर्मी इस रेंजर्स ऑपरेशन के बावजूद जो वो 1 लाख वोट पड़े थे तकरीबन वहां पर। हमारे आने के बाद 15,000, 10,000, 8,000 वोट पड़ रहे हैं इनको, और ये 6% और 9% पे आ गया है। फिर हड़ताल की इन्होंने कॉल दी, वो हड़ताल जो है उनकी नाकाम हो गई। एक कारकुन भी जो उनकी हड़ताल करने के लिए नहीं निकला। पहली दफ़ा एमक्यूएम की तारीख में 30 सालों में ये हुआ। अभी तो हमें आए हुए सिर्फ और सिर्फ जो 3-4 महीने हुए हैं जब ये सारा कुछ हुआ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हुकूमतें क्यों नहीं करती? देखिए, हुकूमतों को ऐसे लोग सूट करते हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बदकिस्मती है इस बार हमारे मुल्क की। लेकिन फैक्ट यही है कि हुकूमतों को ऐसे लोग जिनके पास मैंडेट हो बाय डिफॉल्ट और वो क्राइम में मुब्तला हो, क्राइम में इन्वॉल्व है, तो उनको डील करना बहुत आसान है। जो शहर का ये हशर हो गया है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, यहाँ पर मैंडेट उनका है, इन्होंने अपने मैंडेट को गिरवी रख दिया है अल्ताफ हुसैन साहब को बचाने के लिए। जब क्रिमिनल इंसान होता है, जब क्राइम में पकड़ा जाता है और फिर किसी के आगे आके नजरें नहीं उठा सकता, तो बाय डिफॉल्ट जो इनके पास मैंडेट
मैंडेट है, उस मैंडेट के उन्होंने एक आदमी को की जान बचाने के लिए जो है वो रख दिया। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो फिर सारे फसाद की जड़ तो इस वक्त पार्टनर इन क्राइम होना हुआ ना, अपने जाती मकासद, अपने जाती मफाद के लिए हर कोई उनको ढक देता है, उनको सपोर्ट दे देता है। ठीक है, 125 लापता कारकुनान, ये इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि इस पर फारूक सत्तार साहब ने भी बहुत बातें की इस वक्त मीडिया के ऊपर। वो सब के सब जो है आपके पार्टी ऑफिस पहुंच जाते हैं, ये क्या कहानी है? काश के वो सब के सब जो है वो छूट जाए, मैं तो उनके लिए बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये सब एक र्यूमर है। काश के वो सब के सब जो छूट जाए, 125 के 25,000 छूट जाए और वो मेरे पास बिल्कुल नमूदार हो जाए, काश। और अपने यहाँ पे नमूदार होने के बाद तो क्यों करे फारूक सत्तार साहब ऐसी बातें? फारूक सत्तार साहब का जो लेवल है, जो उनका ज़मीर है, जो उनका, मैं सॉफ्ट अल्फाज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहे। जो उनका किरदार, कैरेक्टर जो भी कह लें, जो उनका डीएनए है, व्हाटएवर, वो सब कुछ उनको शायद उनसे ये करवा रहा है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो हमारी। आप तो पहले उनकी बड़ी तारीफ किया करते थे। अभी भी तारीफ करता हूँ, अभी भी तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन फारूक सत्तार साहब को और उनके कायद को इस बात की परेशानी है कि उनको लाशें क्यों नहीं मिल रही हैं। वो ये लड़के बाजियाब जिंदा क्यों आ रहे हैं, उनको लाशें मिलती हैं। वो जिना ग्राउंड में इन लड़कों का एक माहौल होता है। जिना ग्राउंड में वो जो एक जनाजा कराते, फिर जो है शोदा कब्रिस्तान में जो है तदफीन करते, फिर उसके ऊपर मरसिया पढ़ते, फिर 4 दिन शहरियों को जो है वो कहते कि ये सोग मनाओ, तो उनको ये लाशें चाहिए। कितने अफसोस की बात है, कारकुनान उनके 30-30 साल लड़कों ने उनके साथ गुजारा, 2.5 सालों से माएँ जो हैं वो लापता लोगों के लिए परेशान कर रही हैं। हमने आकर आवाज़ लगाई, 125 लोगों में 16 लोग बाजियाब हुए, 16 अफराद, टोटल 16 अफराद बाजियाब हुए हैं। हमारी कोशिश से हमने कोशिश की आवाज़। ये जो मैं लिस्ट लेकर जाता हूँ डीजी रेंजर्स के पास, ये मैं अपने कारकुनों की थोड़ी लेकर जाता हूँ, फारूक सत्तार साहब और अल्ताफ हुसैन साहब के कारकुनों की लिस्ट लेकर जाता हूँ, जो उनके कहने पर इसलिए नहीं छोड़ सकते कि वो गटर में रहकर खड़े होकर जो आबे जमजम से नहाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कायद, ये उनका लीडर ये बोलेगा कि कील कैसे ठोकी जाती है, डीजी रेंजर्स को निकालकर मैं मारूंगा कब्र से, भेजा कैसे निकाला जाता है, कॉफिन कैसे पैक कर। उन्होंने पता है एंकर्स को क्या कहा है? एंकर्स हजरात को कहा है कि ये एंकर्स हजरात कि तो घर वालों को कोई मार दे तो मैं मिठाइयां बैठूंगा। और फिर ये माजरत के साथ कहानी नहीं, उन्होंने कहा कि माजरत के साथ, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि ये निचले दर्जे की तवाइफों से भी ज्यादा बदतर हैं। ये फरमा रहे हैं वो एंकर हजरात के लिए। आई डोंट नो कि जो है वो उस पे एंकर हजरात जो है वो उसकी उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या सार। ये वो काम, ये है वो आदमी, ये वो आदमी है जिसकी फारूक सत्तार साहब तो रिपीट कर रहे हैं, हम तो उनकी बात रिपीट भी नहीं करते ना। ऐसा है ना सारा, तो आप लोग तो इसलिए नहीं, तो वो कर रहे हैं ना। आपने कहा, इससे पहले कहा कि उनकी स्पीच बंद हो गई, बट टीवी पे आना बंद हो गए ना। वो अपने लोगों से दिन में 6 दफा खिताब करते हैं, सोशल मीडिया है और सारी चीजें हैं। ये मुझे तो नहीं बैठा वहां पे, तो मुझे तो वैसे ही पता चल रही, मैं तो मेरे पास वीडियो सारी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग हमारे पास जो हम जिनकी कोशिश हम, तो इसलिए इन्हीं बातों की वजह से उनके कारकुनान नहीं छूट रहे। वो बल्कि गाली इस्टेब्लिशमेंट को इसलिए करते हैं कि और ज्यादा कारकुनान पकड़े जाएं, मारे जाएं। उनको लाशें चाहिए, ये मैं पहले दिन से बता रहा हूँ। अल्ताफ हुसैन साहब को लाशें चाहिए। अब मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं फारूक भाई के, आपके तवज्जो से फारूक भाई को एक सिनेरियो रखना चाहता हूँ और अल्ताफ हुसैन साहब को। फारूक भाई ने ये वाली बात की ना, यहाँ बाजियाब हो रहे हैं। एक तो एड्रेस ठीक कर लें अपना। अच्छा। वो बार बार कहते हैं कि हम ख़याबान शहर में, ख़याबान शहर बहुत छोटी जगह थी। उनको अब आप बताइएगा कि अब PCHS में उससे बहुत बड़ी जगह में हम यहाँ पर हैं, तो थोड़ा सा और परेशान हो। ये बड़ी जगह, ख़याबान शहर जो है 500 गज का मकान था, अभी ये बहुत बड़ी जगह पे हम, तो अपना एड्रेस चेंज करें बातों में। हम PCHS ब्लॉक 6 राजी रोड पर हैं और उससे बहुत बड़ी जगह है, तो अभी और थोड़ा सा परेशान हो। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो बच्चे आए हैं, उनकी माओं, उनकी बहनों, उनके बच्चों से, बीवियों से ये पूछ लेते हैं कि तुम्हारे लोग जो हैं वो ठीक आए या गलत आए, तो मैं वापस कर देता हूं जहां से आए वो, और फारूक सत्तार साहब के बाद उनके घर वालों को भेज देता हूं कि उनके बच्चों से, उनको बच्चों को ला दें वो। ठीक है, इसलिए कि हमारे पास आना मंजूर नहीं है। मैंने किसी एक आदमी को, मुझे एक आदमी आपको मैं विजिट करवाता हूँ, आप किसी के कैमरा लेकर जाएं, पूछें कि वो तुम्हें किसी को कैद करके रखा हुआ है। हमें तो उनका पता ही नहीं है। जो लोग आए हैं अपने बच्चों, उनके माओं के हवाले कर दिया उन बच्चों को कि जाओ अपनी जिंदगी गुजारो। हमने तो ये तक भी कहा कि तुम्हें मैं 90 तुम जाना चाहते हो अल्ताफ हुसैन साहब के पास, मैं तुम्हें वहां छोड़ कर आता हूँ। हमने 15 लोगों के ऊपर या 125 लोगों के ऊपर तो पार्टी नहीं बनानी ना। लेकिन ये जख्म को अगर ठीक नहीं करेंगे माशरे से, तो पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ेगा।
तो मैं तो जो मुझ पर फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, हम तो वो काम कर रहे हैं अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपसे हम 12 मई की कहानी, उसकी असल हकीकत क्या है वो भी जानेंगे, क्योंकि उस वक्त आप भी मेयर थे, अंदर के क्या वाकयात थे, हालात थे, उनसे बखूबी आप वाकिफ भी होंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वसीम अख्तर साहब पे जो इल्ज़ामात लगे हैं, उस ज़माने में मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मेयर थे और यकीनन कुछ ना कुछ अंदर की कहानी ज़रूर जानते होंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब कुछ बताएंगे या आप कुछ नहीं जानते? मतलब आप क्या पूछना चाह रही हैं, पूछे, मैं बताऊंगा। जो आप बताइए, क्या अंदर की वाकयात क्या है, क्या असल वजह क्या थी, और तब आप क्यों खामोश रहे? तब मैं कैसा रहा, क्या रहा, खामोश रहा। हाँ। तब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रहा। नहीं, अब आप बोल रहे हैं ना, चले अभी बताएं वाकयात क्या थे, नहीं, क्या मैं मामला अभी क्या तो था? मैं रॉ के हवाले से, लड़कों के हवाले से, अभी की जो खराफात हैं उसके हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, लंदन में केसेस, जो सारी चीज़ें, हम तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब जब जो है वो नहीं, जब तो कमिटेड थे पार्टी से सब चीज़ों में, बिल्कुल हम तो जाकर डिफेंड कर रहे होते थे, पार्टी को अच्छा समझते थे। हमारे सामने इतनी चीज़ें, जो 2007 की बात है, 12 मई को बेसिकली, यस मैं नाज़िम था, मैं इत्तफाक से मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं था नहीं, मैं 2 दिन पहले, उससे 8 या 9 तारीख को मैं जा रहा था अमेरिका, और मैं आई वाज ऑन माय वे, मेरी कॉन्फ्रेंस थी और मैं आई वाज नॉट इन द कंट्री ऑन। लेकिन उससे पहले और उसके बाद तो आप यहाँ पर थे। क्या हुआ क्या था? ये वही शहर था और उसकी सड़कों को खून से आलूदा कर दिया गया। दुनिया ने देखा, हुआ क्या था? दुनिया ने देखा सारा पर्दा के जो क्या नहीं, आप लोग तो उस पर प्रोग्राम कर चुके हैं, सब लोग कर चुके हैं, सब कर चुके हैं। हम कुछ थोड़ी सी बातें रिवाइज भी कर रहे हैं, कुछ जहनों में कुछ ज्यादा ताजा भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल है कि जो केस अभी चल रहा है सारा, और जो लोग इन्वेस्टिगेटर्स उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो सबको सब चीजें पता है। मेरा कहना जो उसके ऊपर मुनासिब होगा नहीं, मुनासिब नहीं होगा। लीडर तो दलेर होता है मुस्तफा कमाल साहब, तो लोग जानते हैं। लोगों को बताए तो सही ना कि हुआ क्या था। आपका शहर था, आप मेयर थे, आपकी सड़कें थी, आपके लोग थे। आपकी अच्छी कोशिश है मुझे जो है वो दिलेर बनाने की, लेकिन जो मुझे पता है, हम तो आपको दलेर समझते हैं ना। जिस तरह आप बाहर निकले, एक वो टाइम जब मुस्तफा कमाल साहब ने निकल के बात की, और वो बात की जो कोई नहीं करता था, तो ये एक नडर लीडर कर सकता है। आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। इसके ऊपर भी मेरा जवाब यही है सारा, कि चूंकि ये केस अभी जो है वो चल रहा है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है, और अभी तो हाल फिलहाल ताज़ा चल रहा है सारा, तो इसके ऊपर जो है कमेंट्री करना इस वक्त वो मुनासिब नहीं है, इस केस को ख़राब करेगा। तो स्पेकुलेशंस और बातें, सारी चीज़ें, और मैं खैर 12 मई को मैं आई विटनेस तो नहीं हूँ किसी भी चीज़ का, मैं शहर में नहीं था। आपको मौका दिया था कि आप बताते कि मुस्तफा कमाल काफ़ी दलेर है। चलिए, अच्छा मुस्तफा कमाल से ये बताइएगा कि डॉक्टर इरशाद इबाद, उनके साथ कैसे ताल्लुकात हैं आपके? आप मेरा तो उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई राब्ता नहीं है? नहीं, कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। नहीं, मैंने तो ये तो नहीं कहा बुरे ताल्लुकात है मेरे। अच्छा, मेरा राब्ता नहीं है उनसे। अच्छा, उनसे कोई राब्ता नहीं है, उनसे किसी भी किस्म के राब्ते में नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अगर कोई पार्टी जिसके साथ आपका इत्तेहाद हो सकता है तो कौन सी हो सकती है? बेशक डिसाइड ना किया हो। इलेक्शन से पहले तो हमारा किसी से इत्तेहाद नहीं होगा, और हम अपने मैनिफेस्टो पे, अपनी एजेंडे पे इलेक्शन लड़ेंगे। किसको इस काबिल समझते हैं? नहीं, मैं इलेक्शन बता रहा हूँ आपको, इलेक्शन से पहले जो है वो अपने इलेक्शन तो हम अपने एजेंडे पे लड़ेंगे। फिर जब उसके बाद जब इलेक्शंस हो जाएंगे, उसके बाद जो उसका रिजल्ट होगा, जो उसकी सिचुएशन होगी, फिर ये फैसले उस वक्त करने के हैं। फिर पीटीआई को किस नजर से देखते हैं, जमात इस्लामी को किस नजर से देखते हैं, पीपल्स पार्टी को किस नजर से देखते हैं? पाकिस्तान की पार्टीज हैं, रॉ के एजेंट्स के अलावा, रॉ के एजेंटों के अलावा पाकिस्तान के एक आदमी से जाकर मुझे गले मिलना है, उसके साथ बैठना है, उसके साथ अपने ख्यालात को शेयर करना है, उसकी बात भी सुननी है, और अगर मैं उसकी बात या वो मेरी बात नहीं भी मानता तो उससे एक चीज़ का मुआहदा करना है कि एज अ पाकिस्तानी हमें लड़ना नहीं है आपस में। तो मैंने तो पाकिस्तान के झंडे को अपने ऑफिस में, अपने लड़कों के साथियों के हाथों में दिए ही, अपने कारकुनों के हाथों में दिए ही इसीलिए कि इस पाकिस्तान के झंडे के मानने वाले हर आदमी की इज्जत करनी है। जो इस पाकिस्तान के झंडे को, पाकिस्तान को मानने वाला है, वो हमारा भाई है। ठीक है। अच्छा, कराची से निकल के सिंध की अगर बात करते हैं, मुराद अली शाह कैसे देखते हैं? कुछ कर पाएंगे, कुछ डिलीवर करेंगे, या ये सिर्फ एक ड्रामा है? अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ उन्हें आए हुए, तो आई थिंक उनको टाइम देता हूँ मैं, कि देखता हूँ कि क्या करते हैं वो। कुछ लगता है आपको कुछ डिलीवर कर पाएंगे? मैं समझता हूँ कि टेंसी नजर आती है। नहीं, मैं समझता हूँ, मैं वो आदमी नहीं हूँ कि मैं स्पेकुलेशन करूँ बगैर देखे, बगैर सारी चीजें, और वो स्पेकुलेशन होगी सही या गलत जो भी, तो गिव हिम सम टाइम, हिज एक्शंस विल प्रूव कि जी वेदर ही कैन डिलीवर और नॉट। अच्छा, आपकी पार्टी का झंडा जो है वो अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ? ये आपको कैसे पता? सुनने में यही आता है। नहीं, सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए आपको।
ऐसा है कि अगर पार्टी का झंडा नहीं हो डिसाइड तो आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारी पार्टी तो रजिस्टर्ड हो गई है। अच्छा। दैट मींस कि कोई झंडा होगा तो यहाँ पे हमें नजर आया, कहीं नजर नहीं आएगा, और कभी भी नजर नहीं आएगा। अच्छा, हमारी फिलॉसफी यही है। अच्छा, कि वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के लिए किसी हमारे एक लड़के ने झंडा बना के जमा करा जो कि मुझे भी नहीं पता कि कौन सा झंडा है। अच्छा। वो झंडा जमा हो गया होगा इलेक्शन कमीशन में, जिसके ऊपर पार्टी रजिस्टर्ड होगी। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान की सियासत में कौन सा ऐसा लीडर अभी तक है जिसको आप आइडलाइज करते हैं, जिसको आप कहते हैं ये वाकई लीडर है? नहीं, मैं तो अभी पाकिस्तान में इस वक्त मैंने सोचा ही नहीं इस वाली बात पे। इस बात पे सोचा नहीं। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह के बाद कायद-ए-आज़म तो लीडर, कायद-ए-आज़म तो बानी थे। अगर आप मुझसे कहते हैं तो मैं बिल्कुल बानी कौम कायद-ए-आज़म। अभी वैसे अगर सोचे तो आपको क्या लगता है कौन ऐसा है जिसको आप पसंद करते हैं, किसी लिहाज से कुछ किया हो या अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया? मैं सोचूंगा अगले इंटरव्यू, अभी आपके कहने के बाद सोचना शुरू करता हूँ। अच्छा। अगले इंटरव्यू में बताऊंगा आपको। चलिए, विलन कौन है अल्ताफ हुसैन के अलावा? नहीं, मैं खैर उनको जो है वो मैं इस नज़रिए से नहीं देखता विलन, और मैं कौम के लिए बात कर रहा हूँ। अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर जी जिहाद कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं एक आवाज़ लगाने वाला हूँ, मैं आवाज़ लगा रहा हूँ। मेरी बात कौम मान रही है, नहीं भी मानती तो मुझे उस पर अफसोस नहीं होता, इसलिए कि मुझे मरकर अपनी कब्र में अकेले जाना है और मुझे जवाब देना पड़ता अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला को जब तू इतना जानता, तुझे इस लेवल पे लेकर गए, तुझे दिखाया, सिखाया, बताया, तुझे तेरे अंदर हिम्मत दी, तो तूने मुझ पर भरोसा करके जो वो इन फिरौनों के आगे आवाज़ क्यों नहीं उठाई? इंसान का काम है आवाज़ उठाना, सही काम। पैगम्बरों को भी अल्लाह ताला ने जो हिदायत के लिए नहीं कहा, लोगों के दिलों को फेरना मेरा काम नहीं है, वो तो अल्लाह ताला का काम है। पैगम्बरों को भी अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो आज़ान देने के लिए, आवाज़ देने के लिए और तबलीग के लिए जो है वो चुना है। मैं अभी 2018 तक सेनेटर था, माइंड यू, पूरे पाकिस्तानियों को पता, 2018 तक मैं सेनेटर था। मैं लात मार के 6 महीने के बाद चला गया अपने शहर को, अपने पोस्ट को, अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को छोड़कर, ठीक है, 2013 में। और फिर उसके बाद मैं समझता था मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, यही वाला, अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा कि मैंने ये कहा। लेकिन फिर मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। वो ईमान का कमजोर तरीन हिस्सा था कि दिल में रखना और बुराई को बुरा समझना। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताइए कि कुछ नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पर आपकी पार्टी का भी अब स्टैंड ले लेते हैं ना, क्योंकि डिफरेंट पार्टीज अपने स्टैंड लेती है। कश्मीर इशू के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान ने जो अपनी आवाज जिस हद तक उठाई है, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ और कहा जाता है, वजीर दाखिला साहब ने जिस तरह से उठाया इस मामले को, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? यही होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बयानात के ऊपर तो उन्होंने जेस्चर ठीक दिया है, ठीक है, लेकिन इसकी और कश्मीरियों का हल जो है वो इससे नहीं हल होगा कि आप उनके वजीर दाखिला को बुलाकर उसके सामने अच्छी बड़ी सख्त किस्म की स्पीच कर दें, ठीक है। लेकिन जब दो सुपर पावर्स आमने सामने हैं, डायलॉग्स ही मसले का हल है ना। डायलॉग बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जाके आप जो है वो आप मिसाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, आपको अपने केस को दुनिया में बेहतर अंदाज में पेश करना है। नहीं हैंडल हो रहा, नहीं होना, मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत लैकिंग है। हमारे फॉरेन ऑफिस को इस केस को इतनी ब्रूटल एक्सरसाइज कर रहा है इंडिया। इतनी आप होते तो क्या करते? बल जो दुनिया भर में नॉक करता, पहले अपने घर को ठीक करता ताकि दुनिया मुझे जो है वो शर्मिंदा ना करे, सुने, अपने कैरेक्टर को ठीक करता और उसके बाद दुनिया को जाकर आवाज लगाता। जब जाकर उस बात में फिर जो है वैल्यू होती, बिल्कुल आवाज लगाता, शोर करता इसके ऊपर। चलिए ठीक है, आपके कहने का मकसद ये है कि ये जो बाकी लोग इनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसलिए ये वो दुनिया के सामने खड़े होकर आवाज नहीं बुलंद कर सकते। पनामा लीक्स जो है उसके ऊपर क्या? मैं समझता हूँ कि देखिए, जब आप दुनिया से जाकर पैसे मांगने जाएंगे, दुनिया से आप इमदाद मांगेंगे और दुनिया को आप कहेंगे कि आइए मेरे पास, मेरे मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जब आप बोल रहे हैं तो जो साहब बोल रहे हैं उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है मुल्क से बाहर हो सारी, तो कौन पागल है कि मेरी बात मानेगा और मेरी इज्जत करेगा? वेरी सिंपल। मुझे तो हमें पहले अपना कैरेक्टर बिल्ड करना चाहिए कि हम अभी किसी को बुला रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने, तो मेरी इन्वेस्टमेंट सारी दुबई में ना हो, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो दुनिया के और मुल्कों में ना हो, तब लोग मेरी बात सुनेंगे। वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत शोर है, सब बहुत हाइप है। पनामा लीक्स आगाज में भी पूछा, दरमियान में भी पूछा, आखिर में फिर पूछे, पनामा लीक्स पर आपका क्या? हमारी पार्टी और जिनके नाम आए उनको क्या पैगाम? हमारी पार्टी का पहले दिन से स्टांस है कि वज़ीर आज़म और उनकी फैमिलीज को बड़े एहसन तरीके से इन तमाम एहतसाब की जो कमेटी बनने वाली थी, अगर वो बन जाती, उसके TORs फाइनल हो जाते, तो उससे अगर गुजर जाते वो और बड़ा क्लीन निकल कर आके बड़ी अच्छी तरीके से फिर हुक्मरानी करते और उसके बाद जो वो अपने टेन्योर को पूरा करते, जिससे फिर ऑपोजिशन को ये मौका नहीं मिलता जो अभी मौका मिल गया है। बदकिस्मती से हुकूमत वक्त जो है वो उस प्रोसेस से नहीं गुजारा, उसने खुद को एहतसाब के लिए नहीं खड़ा किया। क्या वो तरीका जो इमरान खान साहब ने अभी अपनाया हुआ है तहरीक चलाने का और सब कुछ जो भी अभी सब हो रहा है, वो सही आप दुरुस्त समझते हो? नहीं, देखिए, अब ये तो फिर मैं उसके ऊपर कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि जब फिर तो ऑपोजिशन आजाद है ना, जब आप उसकी बात आपने एक फाउल कर लिया, पहले खुद को नहीं गुजार रहे उससे, तो फिर तो ऑपोजिशन को मौका दे दिया ना आपने। फिर तो वो तरीक़ेकार कोई भी अपनाए, वो उसके तरीक़ेकार पे जो है वो बहस हो सकती है, बट सिर्फ इमरान खान तो नहीं है, तो पूरी तमाम ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो
वो बाहर निकली हुई हैं, वो साथ दे रही हैं, और हर का इंस्टांस तो एक ही है कि भाई ये पनामा लीक्स का मसला जो है वो हल होना चाहिए। तो क्या आप साथ देंगे खान का? अभी वो इट्स टू अर्ली, अभी तक तो हमसे किसी ने ये वाली बात नहीं हम आपसे की सवाल है। कर रहे हैं, आपका ज़मीर, आपका जहन क्या कहता है? वो मेरा ज़मीर जो जहन कहता है, ज़रूरी नहीं कि हर बात हर चीज़ जो है वो टीवी पे बैठकर बोल दी जाए। हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं, हमारी उस पर भी फिर बहुत डिबेट है कि क्या, लेकिन नहीं समझते कि ये काम इशू है। सुनिए, मेरा उस पर अर्जी है, मुझे ये कोई गारंटी दे कि क्या ये पनामा लीक्स के मसला है, बिल्कुल इशू है, क्या इसके बाद जो वजीर आजम होगा उसके बाद करप्शन नहीं होगी? एहतसाब का अमल तो शुरू होगा ना मुस्तफा कमाल साहब, आगाज तो होगा ना, यही बात तो आप भी करते हैं। मैं कह रहा हूँ कैसे होगा एहतसाब इदारे बनाने से होते हैं, रिफॉर्मेशंस करने से होती हैं। आप एक वजीर आजम, एक वजीर आला, चंद मिनिस्टर्स जो हैं पूरे पाकिस्तान का बजट इस्तेमाल करें। एक एजुकेशन मिनिस्टर जो है उस सिंध का, वो 42,000 स्कूल देखे, 42,000 स्कूल देखे, 42,000 स्कूलों के नाम भी वो अपनी पूरी जिंदगी में याद नहीं कर सकता, वो देख क्या सकता उसके ऊपर? डेवोल्यूशन अगर यही तरीक़ेकार रहेगा तो फिर जो है वो वुज़रा की और MNA MPs की पानी की टैंकियों में से करोड़ों रुपए निकलेंगे। मैं इसलिए जो है बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ कॉस्मेटिक्स के ऊपर। अगर आप इस मुल्क में डिवोल्यूशन के ऊपर रैली निकालें, लोगों के मसाइल के ऊपर एक सिस्टम बनाने के ऊपर रैली निकालें कि आज वो, अगर इस यूनियन काउंसिल के नाज़िम के पास ये इख्तियारात हों सारे, तो मैं मोहल्ले में रहता हूँ, मेरा एक स्कूल नहीं चल रहा ठीक, मेरे घर हॉस्पिटल नहीं चल रहा ठीक, मैं मोहल्ले वालों को जमा करके जाकर उसका गिरबान पकड़ूंगा। मेरे हाथ आम लोगों के हाथ नैब के हाथ बनेंगे, आपको नैब बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट लेने मेरा तो मैं चाहता हूं कॉन्क्रीट, और मुझे उम्मीद है कि ये पार्टीज करेंगी। हाँ, पनामा लीग्स भी इशू है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इसके ऊपर, इसलिए मैं एक्साइटेड नहीं हूं कि मुझे इसके बाद पाकिस्तान में ऐसा नहीं कि पनामा लीग्स का मैटर हल हो जाएगा तो पाकिस्तान में दूध की नहरें बह जाएंगी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। चलिए ठीक, ये आपका नजरिया सोच, आप समझते हैं कि एहतसाब का अमल कहीं और से शुरू होना चाहिए? नहीं, शुरू वजीर आजम से ही शुरू होना चाहिए। नहीं, लेकिन तरीकाकार कुछ और। मैं कह रहा हूं कि हम आप इदारे भी निजाम भी बेहतर करें। शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब। नाज़रीन, दुनिया के दूसरे बेहतरीन मेयर का खिताब पाने वाले मुस्तफा कमाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि कराची को खूबसूरत बनाना, कराची को बेहतरी के रास्ते पे गामजन करने में इनका एक बड़ा किरदार रहा था अपनी मेयरशिप के दौर पे। ये तो आपने फैसला करना है कि 2018 के इलेक्शन में आप किस तरह से देखते हैं पाक से ज़मीन पार्टी को और मुस्तफा कमाल को। हमारी गुफ्तगू उनके साथ, जिसमें उनका ये कहना था कि पाक से ज़मीन पार्टी को वो इस वक्त तैयार कर रहे हैं 2018 के इलेक्शन के लिए, और एक नए तरीके के साथ वो सामने आना चाहते हैं, एक नई बुनियाद रखना चाहते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।